दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन चंद्र भारती। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब मंच पर स्वागत है। अभी तो बारिश का मौसम है। दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत से जगहों पे बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है, जैसे बिहार जैसे राज्य में भी। उसके बीच मणिपुर की हिंसा अभी तक शांत हुई नहीं। मैतेई समुदाय जो है कुकी समुदाय को मार रहे हैं, कुकी समुदाय जो है मैतेई समुदाय को मार रहे हैं। ये मणिपुर भी अशांत है। इसी बीच एक अच्छी खबर देश के लिए, चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग इसरो स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक कर दिया गया। यह एक ऐतिहासिक चीज़ हुआ। बाकी बाढ़, मणिपुर और राजनीतिक हलचल जो चल रही है बिहार के विधानसभा में, जिस तरह से हुआ, विरोध प्रदर्शन करने पे बीजेपी के विधायकों को मार्शल के द्वारा बाहर निकाला गया उठा करके, और फिर उनके का बीजेपी के आंदोलन को जिस तरह से बिहार पुलिस कुचली, जिसमें कि एक बीजेपी के नेता भी स्वर्ग सिधार गए। तो ये सारी चीज़ें तो बताने में सही नहीं लगता, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हाँ, उस बीच में ये चंद्रयान-3 की जो लॉन्चिंग हुई, यह एक सुखद बात है। एक्चुअली मैं अपनी बात आज जिस विषय पे रखने वाला हूँ, उसके केंद्र बिंदु में मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। एक्चुअली कुछ दिनों पहले वह मध्य प्रदेश आए हुए थे, मध्य प्रदेश के शहडोल में आए हुए थे। शायद वो 27 जून की बात है। और 27 जून को जब वो आकर यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उस संबोधन में जो उन्होंने बात बोले हैं, उसी के ऊपर हमारा आज विषय है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। एक्चुअली वो भ्रष्टाचार के ऊपर हमला किए थे। विपक्षी पार्टियों के जो भ्रष्टाचार हैं या भ्रष्टाचारी नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं, उसी विषय पे वह अपनी बात रखे थे शहडोल के कार्यकर्ता सम्मेलन में। तो उसी को अपना केंद्र बिंदु बनाकर मैं अपनी बात आज आपके सामने रखने वाला हूँ। तो उस भाषण में एक्चुअली आप तो जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही लोकप्रिय हैं, सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी। और उन्हें जो लोकप्रिय बनाता है, उनकी जो भाषण की कला है, भाषण की कला और नेताओं से उन्हें भिन्न करता है, अपर हैंड देता है। उससे मतलब उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लग जाता है। वो घंटों घंटों भाषण दे सकते हैं किसी भी विषय पे। ये उनके अंदर ये क्षमता है, गुण है। हाँ, अब ये एक बात ये रही कि क्या भाषण कला में निपुण होने से कोई नेता सक्षम या सफल होता है, या फिर उस भाषण कला के साथ जो बोली जाने वाली बातें हैं उसको अपने कार्य में और अपने मतलब अनुपालन करने में, कार्यकुशलता में उस बातों को जो दोहराते हैं, करते हैं, वह सफल नेता कहलाते हैं। तो आज हमारी बात इसी विषय पे है कि भाषण में बोलना, लोगों को उत्साहित करना, यह एक दूसरी बात है, और उसी भाषण में बोले हुए अंश शब्द उसके अनुरूप काम करना, यह एक सही बात है, होना यही चाहिए। तो मुद्दा हमारा आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हैं, वही हैं। तो एक्चुअली वो शहडोल के जो आए थे कार्यकर्ता सम्मेलन में जो भाषण देते, उसमें वो कुछ गारंटी दे रहे थे। एक्चुअली क्या है, गारंटी हमारे नेता लोग अभी चुनाव के समय में देते हैं, कांग्रेस वाले देते हैं, और भी विपक्षी पार्टियां देती हैं, बीजेपी की सरकारें जहां पे है या चुनाव में वो जाती हैं तो वो भी देती हैं
कि मैं जब दोबारा वापस सत्ता में लौट के आऊँगा तो फिर ये गारंटी दूंगा, इस तरह से उसी गारंटी की बात हवाला देते हुए उन्होंने ये सारी बातें की थी। तो मोदी जी की गारंटी थी भ्रष्टाचार के आरोपियों को जेल पहुंचाने की गारंटी। ये था विषय। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी मुद्दे पे अपनी बात रखने वाला हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोदी जी आज के समय में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बताया। तो सीधे मैं मुद्दे पे आता हूँ। 27 जून को जो उनकी भाषण थी, उस भाषण में उन्होंने एक पार्टी का नाम लिया था एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी हैं और नंबर 2 के नेता अजित पवार जी हैं। तो एनसीपी को उन्होंने नेशनल करप्ट पार्टी कहा था और उनके ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाले का, भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया था। तो अक्षरशः उन्होंने जो बातें की वो मैं आपके सामने उनके शब्द में रखता हूँ। अक्षरशः मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई मिलावट नहीं है। अंश है, उससे पहले भी बहुत सारी बातें की, लेकिन जो भ्रष्टाचार के ऊपर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए बोली थी उसका वो अंश मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं एनसीपी की बात करूँ तो एनसीपी के ऊपर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों की घोटालों की मीटर कभी डाउन ही नहीं होती है। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी गारंटी दे दूं। अगर उनकी गारंटी है कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा, उनके बारे में बोल रहे हैं, तो ये अपनी गारंटी दे रहे हैं, पूछ रहे हैं जनता से कि क्या मैं अपनी गारंटी दे दूं ना? बोलो बोलो, दे दूं? कार्यकर्ताओं की ओर से तेज आवाज़ आई, हाँ। तब मोदी जी बोलते हैं कि अगर उनकी घोटालों की गारंटी है तो मोदी की भी गारंटी है, और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरों पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है उसका हिसाब तो होकर ही रहेगा। ये उनके भाषण के अंश थे जो मैंने आपको अक्षरशः सुनाया। दोस्तों, ये सब सुनने में अच्छा लगता है जब कोई देश के प्रधानमंत्री घोटालेबाज भ्रष्टाचारियों पर एफआईआर करने की बात या उनको जेल में डालने की बात, उनकी जांच करवाने की बात जब वो करते हैं तो सुनने में बेहद अच्छा लगता है। ये होना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो। उनके रिजीम में कोई अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार सामने आता है तो उन्हें तुरंत इसकी कार्रवाई इसके ऊपर करनी चाहिए। पर ऐसा होते हुए दिख रहा है क्या? यही मेरा आज का विषय है जिसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें बहुत बड़ा पेंच है, बड़ा सवाल है। जब प्रधानमंत्री मोदी सीना ठोक कर घोटालेबाजों पर कार्रवाई की बात करते हैं, ठीक उसी पार्टी का नेता जिसकी चर्चा 27 जून को भाषण देते वक्त की थी, एनसीपी की, जिस पर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाए गए थे, ठीक उससे 5 दिन बाद यानी 2 जुलाई 2023 को एनसीपी के नंबर 2 के नेता अजित पवार अपने साथ 8 विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचते हैं और मंत्री पद की शपथ लेते हैं। साथ में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, जो कि वहाँ के सीएम हैं, वो साथ में रहते हैं। मीन्स ये हुआ कि वो एनसीपी को तोड़कर अजित पवार एकनाथ शिंदे और फडणवीस की जो सरकार है उससे गठबंधन कर मंत्री पद की वहाँ पे शपथ लेते हैं और डिप्टी सीएम मीन्स उप मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं। और अजित पवार पर ही महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला और अवैध खनन घोटाला का आरोप है, जो कि बीजेपी लगाते आ रही है, 2014 से ही लगाते आ रही है। तो एनसीपी के नेताओं को मंत्री की शपथ दिलवाई गई, 9 मंत्री बनाए गए
तो क्रमवार मैं आपको बताता हूँ नाम के साथ कि कौन कौन शामिल हुए थे। ऐसे तो आप लोगों को सबको पता है, पर वो 9 में से 4 के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इस इन 4 के ऊपर में केस दर्ज हैं, जांच चल रही थी। पर अब क्या होगा, जब ये उधर शामिल हो गए हैं तो फाइलें बंद होगी, केस बंद होगा, क्या होगा वो अब देखने वाली बात रहेगी। वो उसको आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, लेकिन जो आज पीछे का जो 9 साल का हम लोग इतिहास देख रहे हैं उसमें यही पता चलता है कि आरोप लगाकर जब वह नेता इनके पार्टी में गठबंधन में आ जाते हैं तो फिर उनके ऊपर ये जांच और कार्रवाइयाँ सारी बंद हो जाती है। तो पहला अजीत पवार, डिप्टी सीएम, जिसका कि वो उन्होंने शपथ ग्रहण लिया। घोटाले का आरोप 2014 से बीजेपी लगा रही है। एक बहुत ही भाषण का एक अंश था देवेंद्र फडणवीस का, चक्की पेशिंग एंड चक्की पेशिंग। अजीत पवार के बारे में बोल रहे हैं, अजीत पवार दादा के बारे में चक्की पेशिंग एंड चक्की पेशिंग। ये बहुत ही फेमस हुआ था, 2014 का ये भाषण है देवेंद्र फडणवीस का। और उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए थे उन सारे के बारे में बताया कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई इरिगेशन का है और अवैध खनन का है 70,000 करोड़ का। और इसी के बारे में चर्चा प्रधानमंत्री मोदी शहडोल के अपने भाषण में कर रहे थे। और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को ये अजीत पवार साहब अपने साथ 9 विधायकों को लेकर बीजेपी गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। ये सोचना आपको है, आपको विमर्श करना है, मैं सिर्फ आपको अपनी बातें रख रहा हूँ। दूसरा है छगन भुजबल, इन पर भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ये जेल की सज़ा भी काटकर अभी फ़िलहाल कुछ महीने पहले ही बाहर आए हैं, शायद 5-6 महीने पहले। हसन मुशर्रफ, इनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। उसके बाद हैं अदिति तटकरे, धनंजय मुंडे, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्राम और संजय बंसोड़े और अनिल पाटिल। ये 9 लोग जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। पर इसमें बात जो पॉइंट हमारा है कि 9 में से 4 के ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जांच चल रहे हैं, है ना। तो देखने की बात ये रहेगी कि अब बीजेपी गठबंधन में शामिल होने के बाद इनके ऊपर जो जांच चल रही थी वो बंद होने वाली है फाइल, या फिर चलने वाली है, या फिर इसका कोई खबर न्यूज़ समाचार टीवी मीडिया में कभी हमको मिलेगा या ना मिलेगा, वो देखने वाली बात रहेगी। आपको याद होगा 2019 में भी अजीत पवार साहब 48 घंटे की सरकार बनाई थी देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और उप मुख्यमंत्री की शपथ अजीत पवार साहब लिए थे। मतलब इनका मन बहुत दिनों से मचल रहा था बीजेपी गठबंधन में शामिल होने का, इसलिए 2019 में ये कारनामा कर चुके हैं। 48 घंटे की इनकी सरकार रही और कहा यह भी जाता है कि उन 48 घंटों में इन्होंने बीजेपी से जो साठगांठ की थी, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए थे। तो वो बहुत सारे केस जो हैं उसको बंद कर दिया गया था, जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो की भी रिपोर्ट में ये बातें सामने आई थी कि बहुत सारे केस जो चल रहे थे वो बंद कर दिए गए हैं। पर अभी भी कुछ कुछ जो केस हैं ईडी के अंदर वो भी चल रहा था। दोस्तों, इससे क्या समझ आता है या आपके मानस पे कैसा चित्र बनता है? ये क्या राजनीति है, किस तरह की राजनीति है? विपक्ष के किसी मास लीडर को, चाहे उसके ऊपर कितने भी घोटाले हों, कितने बड़े बड़े घोटाले के आरोप हों, और वो आरोप आप ही लगा रहे हो, यानी बीजेपी लगा रही थी, 2014 से लगा रही थी, पर उन्हें पता है कि ये मास लीडर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसलिए इनके ऊपर इस तरह के केसेस चिपकाए जाते हैं ईडी सीबीआई के द्वारा कि इसे हतोत्साहित किया जाए, इसे डराया जाए ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा, ताकि बाद में ये मजबूर हो जाएं हमारे साथ आने को। ऐसा ही महसूस होता है, खासकर मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री सीना ठोक कर गरजते हुए कहीं भी भाषण देते हैं कि भ्रष्टाचारियों की का जगह जेल है, भ्रष्टाचार कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने देश को लूटा है उनका तो हिसाब हम करके ही रहेंगे,
और फिर कुछ दिनों के बाद, सिर्फ 5 दिनों के बाद, और स्पेसिफिक आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, वही व्यक्ति आपके गठबंधन में शामिल हो जाता है। ये सोचने वाली बात है, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि किस तरह की राजनीति है। किसी पार्टी को तोड़ लेना, कहीं की सरकार गिरा लेना, ये राजनीति अच्छी नहीं है, जैसा कि मुझे लगता है। एक राजनीति 1975 में इंदिरा गांधी ने की थी, आपातकाल लगाकर। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। वह एक कलंक, लोकतंत्र के ऊपर कलंक धब्बा था वो। लेकिन आज की राजनीति, वो तो घोषित आपातकाल था, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी। आज अघोषित बोल सकते हैं क्या इसे? अघोषित इमरजेंसी, सरकारों को गिरा देना, किसी पार्टी को ही पूरा स्प्लिट कर देना, तोड़ देना और वहाँ की सरकार गिरा देना। तो बहुत तरह की बातें हैं, सारी बातें आपसे क्या करूं, पर जो मेरी व्यथा है राजनीति को लेकर, जो मैं सोचता हूं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक आम नागरिक होने के नाते आप भी विचार विमर्श कर सकते हैं देश की राजनीति के ऊपर, क्योंकि राजनीति से कोई अछूता है नहीं आज के डेट में। लोग बोलते हैं कि राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर ऐसा कोई नहीं है। जन्म लेते ही, होते ही राजनीति किसी न किसी तरह से उसके जीवन में दखल देने लगती है। तो आम नागरिक होने के नाते भी हमें ये सोचना चाहिए, विमर्श बनाना चाहिए। ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिनके खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करती थी। उनके भ्रष्टाचारी होने का, उनके घोटालों की वीडियो दिखाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सड़कें जाम करती थी, आंदोलन करती थी। पर वही नेता जब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर सारी फाइलें बंद हो जाती है। ऐसा क्यों? कुछ नेताओं का नाम बताता हूं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कुछ हो रहा भी है या फिर मैं ऐसे ही कुछ बोलते जा रहा हूं। और वो बड़े बड़े नेता हैं आज के डेट में। कहीं वो किसी राज्य के सीएम बने हुए हैं, कोई कहीं के एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन बने हुए हैं। आपको मैं नाम बताता हूँ। हिमंता विश्व शर्मा का नाम आप सुने होंगे, आजकल तो ये बहुत फेमस रहते हैं। असम के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस की सरकार में वहाँ पे एक कद्दावर मंत्री के रूप में भी यह काम कर चुके हैं। इनके ऊपर शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने इनको आरोपी बनाया था। 2014 तक सीबीआई की पूछताछ हुई, मार्क कीजिएगा, 2014 तक सीबीआई की पूछताछ हुई इनके साथ। 2015 में ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं। उसके बाद पूछताछ कब हुई, कहाँ हुई, कुछ भी पता किसी को नहीं है। इससे आपको शायद कुछ क्लियर हुआ होगा। दूसरा है नारायण राणे। 300 करोड़ रुपया का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इनके ऊपर। 2016 में किरीट सोमैया, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता है महाराष्ट्र के, मुंबई के, ने नारायण राणे के कई कंपनियों की अनियमितताओं के बारे में ईडी से शिकायत की थी और 1300 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी थी ईडी को। नारायण राणे पहले शिवसेना में थे, उससे पहले कांग्रेस में थे। आज के समय में ये बीजेपी में हैं और सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। मोदी साहब के कैबिनेट में ये मंत्री हैं। नारायण राणे, मनी लॉन्ड्रिंग 300 करोड़। तीसरा नेता का नाम है शुभेंदु अधिकारी। बंगाल विधानसभा में बीजेपी के एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। टीएमसी में रहते वक्त में ये कद्दावर नेता थे, नंबर 2 के नेता थे टीएमसी में। ममता बनर्जी के बाद इन्हीं का नंबर था, नंबर 2 के थे। इनसे सीबीआई ने शारदा घोटाले में पूछताछ की थी। बीजेपी इनका स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया करती थी, जिसमें कि वो पैसा लेते हुए वीडियो में दिख रहे थे। तो जिस नेता का वीडियो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिखाया करते थे, फिर वो नेता सही कैसे हो गए?
फिर उसने आपको अपने पार्टी में ज्वाइन कैसे करवा लिया और एक अहम पद पे उन्हें सुशोभित किया। बंगाल विधानसभा में विपक्षी नेता उन्हें बना के रखा, लीडर ऑफ अपोजिशन बना के रखा। आज भी वो हैं, एलओपी हैं। मुकुल रॉय, ये भी टीएमसी के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे। फिर कोई शारदा घोटाला में इनका भी नाम था, इनसे भी पूछताछ हुई थी। फिर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था, फिर वो फाइलें बंद हो गई थी और ये फिर से वापस टीएमसी में आ गए। अब ये देखना होगा कि इनके ऊपर फिर से दोबारा कब से ये केस चलता है, क्योंकि अब तो ये वापस फिर से टीएमसी में आ गए हैं। बीएस येदियुरप्पा, ये तो खैर बीजेपी के ही नेता थे, वहाँ कर्नाटका के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2011 में 40 करोड़ रुपये लेकर अवैध खनन का आरोप लगा था इनके ऊपर। लोकायुक्त ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। सातवां हार्दिक पटेल, ये तो इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, युवा नेता थे। पाटीदार आंदोलन गुजरात में चलाया था इन्होंने। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाई थी बीजेपी की सरकार और कुल 20 मुकदमे थे इनके ऊपर। और उस वक्त में ये कांग्रेस में थे हार्दिक पटेल, और गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के। आज के डेट में ये बीजेपी में हैं और फिर सारी केसेस, सारी फाइलें शायद बंद है, क्योंकि कुछ अपडेट नहीं है उस विषय में, क्या इनकी जांच वाच चल रही है कि नहीं चल रही है। अजित पवार साहब, जिनके बारे में कि ये केंद्र बिंदु में आज हमारे बातों में यही थे, अजित पवार साहब, जिनके बारे में कि आगे मैं आपको बताया ही। भावना गवली हैं, महाराष्ट्र से हैं, लोकसभा सांसद है, इनके ऊपर भी केसेस चाहे। प्रफुल्ल पटेल साहब हैं, एनसीपी के नंबर 2 ये भी कहे जाते थे, मतलब शरद पवार के खास करीबी। एनसीपी जब बना था ये फाउंडर मेंबर में से एक थे। इनके ऊपर भी ईडी की केसेस चल रहे थे जब ये नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे यूपीए की सरकार में। आज के डेट में इनकी जहाँ पे बिल्डिंग है, अपार्टमेंट, इनके कुछ फ्लैट्स को अटैच कर ली है ईडी। अब आगे देखते हैं, जब ये गठबंधन में शामिल हो गए हैं बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ, तो इनके ऊपर अब केसेस अब किस तरह से चलती है वो देखने वाली बात होगी। प्रताप सरनाइक हैं, महाराष्ट्र से ही हैं, शिवसेना के हैं। एक और बात, मोदी जी कांग्रेस मुक्त की बात क्या करते थे 2014 से। जब 2014 के इलेक्शन में आए थे तो कांग्रेस मुक्त की बात करते थे, पर आज आप बीजेपी नेताओं की लिस्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है, इस तरह की बात है। तो खैर, ये सारी बातें आपके विवेक पे मैं छोड़ता हूँ। अगर आप पूरी वीडियो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी की राजनीति किस तरीके से चल रही है, क्या सही है या गलत है, ये देखने वाली बात है। आपकी बुद्धि और विवेक पे ये सारा विषय मैं छोड़कर अब आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और फिर अगले किसी मुख्य मुद्दे पर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।